नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, अभी हाल ही में भारत में 9 और 10 सितंबर को G20 का शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ है और यह काफ़ी सफलतापूर्वक भारत ने इसका आयोजन किया है। भारत की काफ़ी कूटनीतिक रूप से कहा जा रहा है कि यह विजयी रही है। ये इस सम्मेलन की बात करें तो अगर इस सम्मेलन को देखें तो इस पर क्या पूरा डिटेल्स एक एनालिसिस होना चाहिए, उसको कल मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। आज यहाँ एक और बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे जो कि G20 के सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति जो आए थे उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया। और चौंकाने वाला बयान क्या था कि वो भारत को समर्थन कर रहे हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए। अब यह अपने आप में चौंकाने वाला क्यों है, इसकी चर्चा हम डिटेल से कर लेंगे। यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता को तुर्की का समर्थन यहाँ मिलता हुआ नजर आता है। पहले तुर्की हमेशा इस चीज के लिए विरोध किया करता था। क्यों विरोध करता था, उन चीजों पर भी हम डिटेल से आ जाएंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस नया फाउंडेशन बैच लेकर के आ रही है। फाउंडेशन का कहने का मतलब कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी और यह कोर्स जो है दिल्ली का जो संस्कृति आईएएस का सेंटर है वहां इसकी शुरुआत हो रही है 3 अक्टूबर से और वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे का। हाइब्रिड कोर्स होगा, कहने का मतलब है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप इसे ले सकते हैं। शिक्षकों की टीम से आप पूर्व से ही परिचित हैं। इस संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट करके आप विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। अब चलिए हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं। चर्चा में क्यों बना हुआ है, देखिए, वी वुड बी प्राउड तुर्की बैक्स इंडिया फॉर परमानेंट सीट एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पर यह बात आ गई है कि यहाँ तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बात कहा है कि मैं सुरक्षा परिषद में यदि भारत आता है, उसका स्थान जो है वो अस्थायी रूप से सुनिश्चित होता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक और शब्द पे ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा वी वुड बी प्राउड। जो कभी हमारा समर्थन नहीं करता था, हमारा विरोध करता था, आज वह सिर्फ समर्थन नहीं कर रहा है, वह कह रहा है कि मुझे गर्व की अनुभूति होगी यदि भारत इसका अस्थायी सदस्य बनता है तो यहां यही माजरा फंस रहा है कि आखिर क्या ऐसा हुआ, ये जो हृदय परिवर्तन तुर्की का हुआ है अचानक से कैसे हो गया, इन सब चीजों पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए प्रमुख बिंदु सबसे पहले देखते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति जो है तैयब एर्दोगन, तो ये इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में, जब ये खुद भी अभी आए थे G20 का जब शिखर सम्मेलन हुआ था, ये शामिल होने के लिए न्यू दिल्ली आए थे और उन्होंने यह बयान यहाँ पर दिया है। अब इसमें समझ लीजिए कि इन्होंने कुछ बातें और कही है। इन्होंने कहा कि ये दुनिया जो है ना वह केवल 5 देशों की दुनिया नहीं है। 5 देश कहने का तात्पर्य इनका P5 कंट्री से है। P5 कंट्री करने का तात्पर्य है कि सुरक्षा परिषद में 5 ऐसे देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो इसलिए अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, अभी आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो कहना है इनका कि ये दुनिया 5 देशों से भी बड़ी है और इसीलिए सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए, इसे 5 देशों तक ही सीमित रही रखना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। अब यहां पर जो मैं चर्चा कर रहा था कि कैसे हृदय परिवर्तन हो गया तुर्की का, यह हमारे लिए जानना बेहद जरूरी होगा। देखिए, तुर्की जो है कहीं ना कहीं इस्लामिक दुनिया का अपने आप को एक प्रतिनिधि के रूप में देखता है। पूर्व में भी आप इतिहास पढ़ते हैं, खलीफा वहीं से होते थे, तो उसी दौर में कहीं न कहीं उसके जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन साहब, वह तुर्की को ले जाना चाहते हैं और परंपरागत रूप से कुछ मुद्दों पर भारत का वह विरोधी रहा है। जैसे कि कश्मीर इशू जब भी यूएन में आता है तो तुर्की उसका विरोध करता है भारत का, और वो समर्थन किस तक करता है, पाकिस्तान का। उसका मानना है कि कश्मीर जो है उस पर पाकिस्तान का स्टैंड जो है वह मजबूत है। अब जहां भी जिस मंच पे भी उसे मौका मिलता है वह कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध करता रहा है। वैसे भी भारत को लेकर के उसके मन में कई बार नकारात्मकता की भावना रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत सरकार ने कई बार यह कोशिश किया कि तुर्की के साथ रिश्ते अच्छे हो। आप जैसा कि जानते हैं कि तुर्की में भूकंप आया था पिछले दिनों और बहुत बड़े स्तर पर त्रासदी हुई थी। भारत ने आगे बढ़ करके तुर्की की मदद की, लेकिन इसके बावजूद तुर्की का हृदय नहीं बदला था। कुछ ही दिन बाद तुर्की ने फिर से किसी मंच पर भारत की निंदा की और कश्मीर मुद्दे पर भारत के स्टैंड को लेकर के भारत की उसने आलोचना भी की थी और पाकिस्तान का साथ भी दिया था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। देखिए, कोई भी घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अचानक से नहीं होता है, उसका बैकग्राउंड होता है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब आप इन चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, हुआ क्या था, पिछले दिनों ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ
था, आप जानते हैं जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। मैं एक लेक्चर लिया भी, वहां पर प्रधानमंत्री शामिल होने गए थे। प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग से सीधे उड़ान भरते हैं कहाँ के लिए? ग्रीस के लिए। ग्रीस जिसे पुराने समय में यूनान कहा जाता था, तो ग्रीस जाते हैं। ग्रीस जाकर के मधुर संबंध बनता है, कई समझौते होते हैं और उससे कहीं न कहीं विचलित हो जाता है दो कंट्री कौन? तो पाकिस्तान और दूसरा कौन? तुर्की। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री तुर्की की यात्रा पर गए तो फिर यहाँ पर तुर्की और पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम होती है? एक पूरा लेक्चर मैंने लिया है, थोड़ा सा हिंट यहाँ दे देता हूँ ताकि आप समझ पाएं कि ये जो जज्बात बदले हैं ना, तुरंत हृदय परिवर्तन हुआ है, माहौल जो बदला है तुर्की का, वो तुरंत नहीं बदला है। इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ स्टोरी है, और वह स्टोरी क्या है? देखिए यहाँ पर आप इस चीज को समझिए। तुर्की और ग्रीस, प्रधानमंत्री यहाँ जाते हैं ग्रीस में, ठीक है। यहाँ इसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होता है, कई समझौते होते हैं, और ये दोनों जो हैं तुर्की और ग्रीस, ये दोनों जानी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है साइप्रस, ठीक है। साइप्रस द्वीप को लेकर के, उसके क्षेत्र के अधिकार को लेकर के, वहां समर्थन को लेकर के दोनों के बीच जो है विवाद लगातार बना रहता है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। इन कई द्वीपों पर कहीं न कहीं ग्रीस अपना अधिकार जताता रहता है, तो कभी तुर्की अपना अधिकार जताता रहता है। इस वजह से इन दोनों में क्या है, हमेशा से ही विवाद चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ ग्रीस भारत के करीब अगर जाएगा तो निश्चित तौर पर तुर्की को परेशानी यहाँ पर होनी तय है। और यहाँ पर यह किसका साथ देता है? पाकिस्तान का। और तुर्की यह जानता है कि पाकिस्तान की स्थिति जो है वह खस्ता हाल हो चुका है, पूरी दुनिया में अलग थलग हो चुका है। तुर्की स्मार्ट है, इसीलिए जानता है कि पाकिस्तान के साथ रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। G20 के मंच पे उसने यह देख भी लिया है कि G20 में भारत ने यहाँ पर वेस्टर्न कंट्री का जो दबदबा इन मंचों पर होता था, भारत ने उसे दरकिनार कर दिया, और ये साइन भारत ने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवा करके दिखा भी दिया। तो तुर्की इन सब चीजों को समझता है, इसीलिए कहीं न कहीं वह जो है भारत के पक्ष में थोड़ा सा झुका रहना चाहता है। यहां एक चीज और देखिए, लड़ाकू विमान को लेकर के मैं बात करना चाहता हूं। ग्रीस जो है लड़ाकू विमान जिसका इस्तेमाल करता है वह राफेल करता है और F-16 करता है। ये दोनों लड़ाकू विमान हैं। अब यहां पर एक चीज गौर कीजिए, भारत कौन सा लड़ाकू विमान हाल फिलहाल में यूज करना शुरू किया है? वह राफेल। और पाकिस्तान कौन सा करता है? F-16। यही आकर के मामला फंसता है। अब देखिए, हमने फ्रांस से राफेल खरीदा है, ठीक है। तो कभी ऐसा हो जाए कि फ्रांस से हमारा संबंध खराब हो जाए, वो टेक्नोलॉजी शेयर ना करे राफेल को लेकर के, या समस्या किसी भी तरह का उत्पन्न हो जाए, यदि ग्रीस से हमारी दोस्ती रहती है और ग्रीस राफेल इस्तेमाल करता है, तो ग्रीस से भी हम राफेल का डील कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह साझा कर सकते हैं, इससे हमारा काम चल जाएगा। दूसरी बात, ग्रीस जो है F-16 भी लड़ाकू विमान इस्तेमाल करता है, और F-16 पाकिस्तान के पास है। तो हम ग्रीस से ये अनुरोध कर सकते हैं कि भैया, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम्हारे पास F-16 है, तो F-16 की क्या क्या खासियत है, क्या क्या नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ये सब तुम मुझे बता दो, पूरा ब्लूप्रिंट हमें दे दो। तो राफेल की मदद हमारी मिल ही जाएगी ग्रीस से, और ये बैकअप रहेगा ग्रीस राफेल के संदर्भ में। और F-16 की जानकारी हमने ले ली जो कि हमारे दुश्मन के पास है। तो यहां पर पाकिस्तान को इसलिए मिर्ची लग रहा है। पाकिस्तान इसको, तुर्की को उस वक्त बोला था कि आप विरोध करवाइए वहां पर प्रधानमंत्री को, हुआ भी था, विरोध काफी किया गया था, लेकिन वहां पर तुर्की के पुलिस ने रातों रात उस संगठन को बैन कर दिया था। तो ये सब संदर्भ जो है बैकग्राउंड में चल रहा है। अब यहां पर इस दो देशों की स्थिति देखिए, एक अजरबैजान आता है और दूसरा कौन आता है? अर्मेनिया। अब यहां पर समझिए, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच भी विवाद चलता रहता है, क्षेत्र को लेकर के भूमि विवाद चल रहा है दोनों के बीच। यहां पर अजरबैजान का साथ कौन दे रहा है? तुर्की दे रहा है, और पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है। और यहां पर अर्मेनिया का साथ कौन देता है? ग्रीस देता है, और ग्रीस का दोस्त भारत। तो संभव है अर्मेनिया जो है वह भारत भी इसका साथ देगा, ठीक है। तो यहां पर जो है दो गुट बनता हुआ नजर आ रहा है, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान एक गुट में, वहीं भारत, ग्रीस और अर्मेनिया जो है एक गुट में नजर आएगा। और यहां पर पाकिस्तान जो है और अजरबैजान है पहले से खस्ता हालत है, तो तुर्की क्या कर लेगा अकेला। इसलिए तुर्की जानता है कि यह गुट जो है मजबूत होने वाला है, तो क्यों ना भारत का साथ दिया जाए, बेवजह दुश्मनी करने का कोई फायदा नहीं है। तो एक सेंस यहां से भी निकल करके सामने आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तुर्की जो है अस्थायी सदस्यता को लेकर के हमेशा जो है विरोध करता रहा था भारत का, लेकिन अचानक से उसने अपना हृदय परिवर्तन किया और उसने कहा यह नहीं कि सिर्फ
सदस्य बन जाइए, और ये नहीं कि हम उसका समर्थन करते हैं, बल्कि वो कह रहा है कि हमें गर्व की अनुभूति होगी भारत यदि सदस्य बनता है। देखिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और तुर्की और भारत का संबंध इससे बेहतर होता है तो इससे अच्छा कुछ और भारतीय राजनीति के लिए नहीं होगा। भारतीय कूटनीति की ये बहुत बड़ी अपने आप में जीत मानी जा रही है। अब यहाँ चलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र की संरचना का यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई इसे माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में इसका गठन हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। इसका काम क्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह उत्तरदायी एक संस्था है। यदि दो देशों के बीच विवाद हो जाता है, किसी तरह का मसला आता है, तो यह कहीं न कहीं उसकी मध्यस्थता वगैरह करने का काम करता है और कोशिश करता है कि जितने भी क्षेत्र हैं दुनिया भर में शांति व्यवस्था कायम रह सके। इसके जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होता है। तो 5 जो अस्थायी सदस्य होता है उसी को P5 कंट्री कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो 5 अस्थायी सदस्य में देख लीजिए, एक यूनाइटेड स्टेट्स आता है, अमेरिका आता है, दूसरा जो है यूनाइटेड किंगडम आता है, तीसरा रशियन फेडरेशन आता है, फ्रांस आता है, और 5वां जो है वह चाइना आता है। ये 5 जो हैं इसके अस्थायी सदस्य इसके होते हैं। अस्थायी सदस्य होने का फायदा है, अस्थायी सदस्य होने का फायदा क्या है कि उसको वीटो का अधिकार मिल जाता है। किसी मुद्दे पर वह जो है अपना वीटो दे सकता है, और अगर वीटो दे दिया तो वह मुद्दा जो है, वह प्रस्ताव जो है वह पारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अलावा अस्थायी सदस्य जो होते हैं, इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, लेकिन 10 अस्थायी सदस्य को वीटो का पावर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा 5 अस्थायी सदस्य के अलावा 10 अस्थायी सदस्य भी होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, लेकिन इस 10 अस्थायी सदस्य को वीटो का पावर नहीं दिया जाता। और इनका चयन कैसे होता है कि क्षेत्रीयता के आधार पर 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये चुने जाते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए 2 कंट्री एशिया से चुन लिया गया, 1-2 अफ्रीका से चुन लिया गया, आसियान से ले लिया गया, लैटिन अमेरिका से ले लिया गया, तो क्षेत्रीयता का संतुलन बने इसके लिए यह काम किया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वीटो का अधिकार नहीं होगा, किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने या उसे रोकने का अधिकार इन कंट्री के पास, ये 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनके पास नहीं होता है। ठीक है, और ये जो अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं वह बारी बारी से एक महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। टोटल 15 हो गए ना, क्योंकि 5 इसमें अस्थायी हो गया और 10 क्या हो गया? अस्थायी हो गया, तो टोटल 15 हो गया। तो एक महीना के लिए सभी अध्यक्ष बनते रहता है। भारत जो है 2021 से 2023 तक इसका 10 जो अस्थायी सदस्य है उसमें एक भारत भी है, तो इसी साल भारत की अस्थायी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2027-28 में भारत के पास अस्थायी सदस्यता फिर से आएगी। ठीक है, तो इसी सब चीज़ों को लेकर के बातें की जा रही है कि संतुलन विश्व स्तर पर बनाइए, और भारत जो अस्थायी सदस्य है वह इतनी योग्यता रखता है कि उसे सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया जाए, चूंकि वैश्विक स्तर पर भारत जो है अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा चुका है और वह इस योग्य है कि उसे अस्थायी सदस्य बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की प्रक्रिया अब क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यूएनएससी में किसी भी नए देश को यदि शामिल होना है तो जो उसके 5 देश हैं पहले से, वह 5 देश जो हैं वो सभी समर्थन उस कंट्री का करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अमेरिका उसका सदस्य है, यूनाइटेड किंगडम है, रसिया है, फ्रांस है और फिर चाइना है। तो ये 5 देश, यदि भारत शामिल होता है तो 5 देशों को भारत को समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा। यदि 5 समर्थन करेंगे तभी होगा। किसी एक ने भी भारत का खिलाफ किया तो भारत उसमें शामिल नहीं हो पाएगा, और यदि ये होता है तो इसके चार्टर में संशोधन भी करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। इसके अलावा एक प्रावधान और है कि संयुक्त राष्ट्र के जितने भी देश हैं तो सभी देशों में से 2/3 का समर्थन उस राष्ट्र को प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तभी ये चीज हो सकता है। यदि जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 कंट्री में से कोई भी असहमत होता है तो उसे अस्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी। भारत के संदर्भ में देखिए तो चीन जो है कहीं न कहीं आकर के भारत की रोड़ा बन जाता है। चीन जो है वह भारत का समर्थन नहीं करते रहता है, और इसीलिए कहीं न कहीं भारत अभी तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। हम क्यों बात कर रहे हैं कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत बने? भारत को इससे क्या लाभ होगा? सबसे पहला लाभ जो होगा वह वीटो का ताकत मिलेगा भारत को। अब आप कहेंगे वीटो का ताकत लेकर के
भारत क्या करेगा? वीटो का ताकत लेकर के भारत के पास एक बड़ा इंटरनेशनल इशू है जम्मू एंड कश्मीर। तो जब जब इस मुद्दे पर कोई प्रस्ताव आएगा यूएन में, भारत उस पर वीटो लगा सकता है, भारत उस प्रस्ताव को रोक सकता है, अपना पक्ष भारत रख सकता है। इसके अलावा भी भारत जो है एक विकासशील देश है, तो भारत अपना पक्ष भी, और जितने भी विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ की बात की जाती है तो ग्लोबल साउथ का भी नेतृत्वकर्ता बनके भारत और उभरेगा, और सभी विकासशील देशों की आवाज को भारत यहां पर यूएनएससी में रख पाएगा। और दूसरी बात यह कि वैश्विक राजनीति में डाइवर्सिटी आएगी, यानी कि विविधता देखी जाएगी। कि अभी देखा जा रहा है कि ऐसे मंच जो हैं उसमें पश्चिमी देशों का दबदबा है, लेकिन अगर विविधता आती है, क्षेत्रों का संतुलन भी बनेगा। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यूएनएससी का विस्तार होना चाहिए और भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनको अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह अब समय की मांग है। ठीक है, तो एक ताकतवर संस्था, उस संस्था में आप अपना पक्ष जो है वैश्विक स्तर पर रख पाएंगे, यह सबसे बड़ा फायदा है। अन्य देशों के समर्थन की बात करें तो दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं भारत का समर्थन कर रहे हैं कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वह भी हाल फिलहाल में समर्थन किए हैं, अभी G20 के सम्मेलन में आए थे। इसके पहले भी जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे वह खुद भी इसका समर्थन करते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका समर्थन किया था, जो बाइडेन भी। अमेरिका का शुरू से रहा है कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तक ये सब नहीं हो पाया है। इसके अलावा यूएन के जो अभी चीफ हैं एंटोनियो गुटारेस, इन्होंने कहा कि देखिए इसमें सुधार करना या इसमें किसी भी सदस्य को अस्थायी बनाना या अस्थायी रखना यह मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि समय के साथ इसका विस्तार हो और भारत एक जिम्मेदार देश है, इसीलिए भारत को इस संगठन में अस्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए। इन्होंने सुधार और विस्तार और भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। चीन का रुख इस पर क्या होता है? देखिए चीन जो है किसी न किसी रूप से हमेशा ही भारत को रोकने का प्रयास करता रहा है। आप जानते हैं कि बाकी जो पांच देश हैं उसमें से 4 देश समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चीन वहां पर आकर के समर्थन नहीं करता और चीन कोई न कोई बखेरा खड़ा कर देता है। वह कई बार कहता है कि भारत अभी इसके लिए योग्य नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, या एशिया के इस क्षेत्र से चीन का प्रतिनिधि है ही तो और दूसरे कंट्री का प्रतिनिधि होने की जरूरत नहीं है। फिर वो कभी कहता है पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान अस्थायी सदस्य भी नहीं है फिलहाल। कहने का तात्पर्य है कि चीन नहीं चाहता है कि भारत की इसमें एंट्री हो, क्योंकि भारत के बढ़ते ताकत से, बढ़ते कद से वह निश्चित तौर पर घबराता रहता है और वह चाहता है कि इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र में या ग्लोबल साउथ वाले क्षेत्र में भारत नेतृत्वकर्ता की भूमिका के रूप में नजर ना आए, वह उसकी सोच है। G4 कंट्री इसका समर्थन करते हैं। G4 कंट्री का लंबे समय से डिमांड रहा है कि अस्थायी सदस्य हम लोग को बनाइए और सुरक्षा परिषद का विस्तार करिए। G4 कंट्री कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर एक आप देख रहे हैं जापान, दूसरा देख रहे हैं आप इंडिया, तीसरा आप यहाँ देखेंगे ब्राजील लैटिन अमेरिका में, और चौथा आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री है यहाँ पर जर्मनी। ठीक है, तो ये चारों देश जो है G4 कंट्री कहे जाते हैं और इनका ये मांग है कि क्षेत्रीय संतुलन का आप ध्यान रखिए। साउथ अफ्रीका की भी डिमांड की जाती है, हालांकि G4 कंट्री में इसको नहीं गिना जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि आप यदि इस तरह से करते हैं तो यह क्षेत्रीय संतुलन को बनाएगा और सभी का पक्ष जो है यूएनसी में फिर रखा जाएगा। इनका यह भी कहना है कि आप अस्थायी सदस्य की संख्या तो बढ़ाइए ही, साथ में जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी भी संख्या आप बढ़ा सकते हैं। आप 10 से ज़्यादा करके 15 या 20 भी कर सकते हैं। तो ये सभी कंट्री जो हैं एक दूसरे का इस मुद्दे पर समर्थन करते हैं। वहीं एक और क्लब है, उसका नाम है कॉफ़ी क्लब। नाम कितना अच्छा, देखिए कॉफ़ी क्लब में वो सारे कंट्री हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि अस्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, सुरक्षा परिषद में भी कोई विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, और ये कहते हैं कि यदि आपको बढ़ाना है ना तो आप अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाइए। यानी कि देखिए पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया हो गया, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इटली और भी कई ऐसे कंट्री हैं जो इन चीज़ों का विरोध करते रहते हैं। ये कहते हैं अस्थायी सदस्यता बढ़ाइए। क्यों? अब पाकिस्तान को पता है कि उसके पास योग्यता ही नहीं है अस्थायी सदस्य बनने के लिए, वह इस काबिल ही नहीं है, तो वह जोर देता है कि अस्थायी सदस्यता बढ़ा लीजिए ताकि मेरी एंट्री हो जाए, कम से कम मैं वहां तक पहुंच जाऊं। और भारत का निश्चित तौर पर एक विरोध तो रहता ही है पाकिस्तान और इसमें कई देशों के बीच कि यदि अस्थायी सदस्यता बढ़ती है, कोई एक भी कंट्री और शामिल होता है तो वह अगला इंडिया ही होगा। तो यह कहीं ना कहीं ये कंट्री जो है इसका विरोध करते हैं। अब क्यों होना चाहिए यूएनएससी का विस्तार? क्योंकि देखिए
हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब यूएन का गठन हुआ था उस समय लगभग 50 से कुछ अधिक कंट्री इसके मेंबर थे, लेकिन आज की तारीख में देखें तो यह आंकड़ा तकरीबन 200 पर पहुंच गया है। और उस वक्त भी अस्थायी सदस्य 5 हुआ करते थे, लेकिन यह आज भी 5 ही है। तो समय के साथ इसमें भी विस्तार करने की जरूरत है। समय के साथ जो है वैश्विक राजनीति बहुत बदल गई है, ठीक है। क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के भी लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है। तो विकासशील देशों का इसमें प्रतिनिधि कम दिखता है, क्योंकि मैंने कहा अमेरिका इसमें है, अब देखिए वो पश्चिमी कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, चाहे वो फ्रांस होता है, चाहे वो रसिया होता है, सब वेस्टर्न कंट्री हैं, एक चाइना है। तो विकासशील देशों का आप देखेंगे प्रतिनिधि कम है, उनकी आवाज वहां पर कम है। और समय के साथ 21वीं सदी में अलग अलग तरह की चुनौतियां आ रही है, जिसमें से आप देखेंगे तो तकनीक AI के नैतिकता पर प्रश्न उठ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू बना हुआ है, आतंकवाद एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर वो P5 कंट्री जो है वही तो नहीं सब झेल सकते हैं। बाकी कंट्रियों को जब तक आप मौका नहीं देंगे, उनकी आवाज नहीं सुनेंगे, उन्हें मंच नहीं देंगे, तब तक कैसे वैश्विक राजनीति में ये जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं उनका समाधान कैसे होगा? क्योंकि समस्या यदि साझी है तो समाधान भी साझा ही हो सकता है। तो यही कह रहे हैं कि जो आजकल अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई मुद्दे, जटिलताएं हैं, खाद्य संकट से हैं, इन सबों से निपटने के लिए आप क्या कीजिए, इसका विस्तार कर दीजिए। इसीलिए अगर ऐसा होता है तो यूएनएससी अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से कहीं न कहीं यह काम कर पाएगी। अब इस टॉपिक पर एक प्रश्न है, प्रश्न आप जानते हैं मैं इसका जवाब नहीं दिया करता हूं, हालांकि आप लोग की तारीफ करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ कर जवाब देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई विकल्प अगर गलत होता है तो आप लिखते हैं कि देखिए यह विकल्प तो सही है ही, लेकिन गलत विकल्प यह है तो उसके पीछे का तर्क क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना है, यहां पर सत्य और नहीं है। जल्दीबाजी में यहां रुक करके यह नहीं पढ़ लेना है कि सत्य है और निकल गए वहां पर विचार करने के लिए कौन सा कथन है। तो इसको बहुत ट्रिकी है, इन्हीं सब चीजों को लिए कहते हैं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न का जो पुछल्ला शब्द होता है, टेल वर्ड जो होता है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वह बहुत जरूरी है। सत्य नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में की गई थी। इसमें 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। अस्थायी सदस्य देशों के अतिरिक्त इसमें 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यह 4 विकल्प दिया गया है, ध्यान रखना है। जो सही नहीं होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि जो गलत होगा वह सही जवाब होगा। तो ठीक है, 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि चारों विकल्प में से सही कौन सा है और जो गलत है, यानी कि जो सही जवाब है। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, कहने का मतलब है कि जो स्टेटमेंट सही है उसके बारे में भी आप लिखिए, जो स्टेटमेंट गलत है और गलत इस प्रश्न का सही जवाब होगा तो उसके बारे में भी आप लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।